पेपर में दोनों ही भाषाएं आती है, बस आपके समझ में आ जानी चाहिए बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे करते ही हैं और अच्छी भी लगती है ये चीज। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा लेट्स लर्न टेलीग्राम चैनल, लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे। 2.5 लाख से ज्यादा लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स, ग्रुप्स, प्रोफाइल्स, फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, बहुत सारे बने हुए हैं। उन लोगों से अनुरोध यही है कि वो जो काम कर रहे हैं करते रहें, बट कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना फैलाएं। अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है तो फिर उनको बंद कराना पड़ेगा, यही एक बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस स्किल्स की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, फिर हम थीम्स की बात करेंगे, फिर हम मैप की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, पेडागोजी की, टेक्स्ट बुक के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस स्किल्स की। प्रोसेस स्किल्स ईवीएस में ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चे को सोचने पर, देखने पर, मापने पर, समझने पर, अपनी एक एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके अपनी एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने पे मजबूर करते हैं। प्रोसेस स्किल्स से आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए ईवीएस का, आपको हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा। उसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली स्किल्स हैं। और ईवीएस के अंदर आपका एनवायरमेंट तो है ही, सोशल साइंस भी है और साइंस भी है, तो बच्चे का एनवायरमेंट के प्रति अवेयर और एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। तो इनके द्वारा बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर पाएगा, ऐसी बात कही जाती है। कुछ 6 प्रोसेस स्किल्स हैं, इनको साइंस की प्रोसेस स्किल्स भी कह सकते हैं, बट ईवीएस में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था 2016 में कि एक टीचर है जो फॉइल को, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें खाना ले जाते हैं लोग कई बार, उसको पहले तो ऐसे ही फेंक देती हैं, फिर उसको स्क्रम्बल करके ऐसे तोड़ मरोड़ के उसकी बॉल बना के पानी में डालती हैं और वो डूबती नहीं है। तो कौन सी प्रोसेस स्किल इसमें इस्तेमाल हुई ईवीएस की? तो आपको सिंपल बताना था ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करेगा ना कि ये क्यों नहीं डूबा या क्यों डूब गया। ठीक, तो ऑब्जर्विंग। कई बार क्या होता है क्लासिफिकेशन की, कि पत्तियों के अलग अलग प्रकार बताओ, या इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन है, तो उसमें क्लासिफाइंग की स्किल है, मेजरिंग मापन की स्किल है। ये 6 प्रोसेस स्किल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका पक्का है यहां से, क्योंकि पेडागोजी कभी चेंज नहीं होती ईवीएस में। एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, पेडागोजी फिक्स्ड रहती है। प्रोसेस स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो बाय यूजिंग दीज स्किल्स, जो कि 6 स्किल्स हम देखने वाले हैं, ठीक, स्टूडेंट्स कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे उनके आइडिया सही है या नहीं है, हाइपोथेसिस कर पाएंगे, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, दुनिया के बारे में तर्कपूर्ण जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बना पाएंगे। तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में प्रोसेस स्किल्स बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं या हेल्प करती हैं। ठीक, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। 6 प्रोसेस स्किल्स हैं। पहला है ऑब्जर्विंग। आपको इन सबको डेवलप करना है बच्चे के अंदर, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। पेपर में कई जगह पे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, तो आपको दिख रहा है इन 6 प्रोसेस स्किल्स से जुड़ी हुई है, मतलब ये तो हमें बच्चे में विकसित करनी है, चाहे वो अवलोकन की क्षमता हो, वर्गीकरण की क्षमता हो, मापन की क्षमता हो, अनुमान लगाने की क्षमता हो, निष्कर्ष लगाने की करने की क्षमता हो, ये सब क्या है, ये हमें बच्चे में विकसित करनी है। ठीक, तो ऑब्जर्विंग की यदि मैं बात करूं तो अवलोकन अपने 5 सेंसेस से आप दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, समझते हैं। चाहे वो बच्चा देख करके अवलोकन करे, सुन करके किसी चीज को करके देखा हो उसने सामने होते हुए, मतलब अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया को ऑब्जर्व करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है। ठीक, इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? द लर्नर विल बी ब्लाइंड फोल्डेड, वो नहीं होता जो आंख पे पट्टी बांध देते हैं, आंख पे पट्टी बंधवा दी आपने, एक एग्जांपल है, ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकते हैं। एंड मेक ऑब्जर्वेशंस यूजिंग द सेंस ऑफ टच, कि अब वो चीजों को टच करने को दिया जाए उसको। अच्छा सोचो ये क्या है, पेन टच कराया, वुड, लकड़ी को टच कराया, तो वो अपना बात बताए कि हो सकता है ये लकड़ी है ना। किसी नुकीली चीज को आप टच करा रहे हो तो वो बताएगा ये तो कील है ना। तो ये क्या है, अपने 5 सेंसेस का, अपने 5 सेंसेस का भरपूर प्रयोग करके दुनिया की समझ बनाएगा, अवलोकन करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, फील करेगा, सारी चीजें जो भी 5 सेंसेस के थ्रू हो सकती हैं वो करेगा। तो आप ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को करने को दे सकते हैं कि जैसे वो क्या करे, ऑब्जर्व करके लिखे कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या अंतर है, कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं, है ना, एरोप्लेन कैसे चलता है, ये सारी बातें। ठीक, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो ऑब्जर्विंग में आएंगी, और इसको बच्चे के अंदर आपको विकसित कराना है कि वो आंख बंद करके ना चले दुनिया में, वो ऑब्जर्व करे अपने आसपास होने वाली चीजों को, गतिविधियों को, और जो भी उसके आसपास चल रहा हो। ठीक है, बात क्लियर है? एग्जाम फियर से डरो मत, थोड़ा बहुत प्रेशर जरूरी होता है लाइफ में, है ना। अगर बिल्कुल निठल्ले होकर बैठे रहोगे तब भी नहीं पढ़ोगे, और बहुत ज्यादा डर जाओगे तब भी नहीं पढ़ोगे, इसलिए थोड़ा सा डर जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं। आपके काम में कमी नहीं आनी चाहिए डर की वजह से। डरने में दिक्कत नहीं है, ह्यूमन इमोशन है। देखो,
सेकंड है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है वर्गीकरण। क्लासिफाइंग का मतलब ये क्लासेस में विभाजित कर देना, जैसे आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्या है ये? क्लासिफिकेशन है ना, वर्गीकरण है, अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना क्लासिफाइंग कहलाता है। और इसमें कौन सी स्किल लगेगी? एनालिसिस लगेगा, यानी वो एनालाइज करेगा, चीजों को तोड़ करके देखेगा, विश्लेषण करेगा। ठीक, तो क्लासिफाइंग की यदि मैं यहां बात करूं तो क्लासिफाइंग क्या है? क्लासेस में बांट देना, कैटेगरीज में बांट देना। देखो 5 दिन 5 मैराथन है, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना। 5 की 5 मैराथन देखनी है, ये तीसरी मैराथन है। कल इंग्लिश करेंगे, परसों मैथ्स करेंगे, ठीक है। वर्गीकरण यानी क्लासिफाइंग, ये क्या है? कैटेगरीज है भाई। ये लिविंग की कैटेगरी है, ये नॉन लिविंग की कैटेगरी है। वो चीजें जिनमें जीवन नहीं है वो नॉन लिविंग है, निर्जीव और सजीव की। और जिसमें जीवन है वो लिविंग कैटेगरी में आ गया। मतलब आपने बांट दिया कैटेगरीज में। वो एनिमल्स जिनके जो बच्चे देते हैं वो एक कैटेगरी में, जो अंडे देते हैं वो एक कैटेगरी में। तो आप बच्चे को मौका देंगे कि क्लासिफाई करो, चीजों को ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहले ऑब्जर्व अगर उसने ढंग से किया है तो वो कैटेगरी में भी विभाजित कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसी बेसिस पे तो वो कैटेगरी में डाल पाएगा। अगर उसने ऑब्जर्व किया है, फील किया है अपने 5 सेंसेस से कि ये चीज निर्जीव है, मैं सजीव हूं, आप सजीव हैं, तभी तो वो सजीव और निर्जीव की कैटेगरी में डाल पाएगा। बात सही है या नहीं? बताओ एक बार। शाउट आउट मैम, अंजलि सिंह आई थिंक नाम है। यार यहाँ आ जाओ, शाउट आउट का छोड़ दो, पेपर आपके सर पे है, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द लर्नर विल यूज अ मैग्नेट टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। यानी चुंबक एक वो ले सकता है, मैग्नेटिक ले सकता है, जिसके थ्रू वो ये क्लासिफाई कर पाएगा कौन सी चीज में मैग्नेटिक इफेक्ट है, कौन सी चीज नॉन मैग्नेटिक है। उसने मैग्नेट को लिया, देखा एक कील थी घर में, वो उससे चिपक गई, एक प्लास्टिक था वो नहीं चिपकी, तो उसने क्लासिफाई कर दिया कि ये नॉन लिविंग है या ये नॉन मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक है। सिंपल बात है। कोई समस्या, परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बता दो। वर्गीकरण कर दिया उसने, सीधी सी बात है, अलग अलग वर्ग में विभाजित कर दिया, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जैसे आप कहना चाहें। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुश वर्मा बहुत बढ़िया, ईस्ट और वेस्ट आप सभी हैं बेस्ट। मैं तो सब अपने आप में बेस्ट ही होते हैं। बताओ, यूनिक, बताओ एक बार। इतनी बात क्लियर है या नहीं? कोई दर्द, कोई दुख, परेशानी? लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बता दो, आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्या है? मेजरिंग। ये प्रोसेस स्किल्स का हिस्सा है, जिसके थ्रू आप एक्सप्लोर करना सीख रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन सीख रहे हैं, नॉलेज को गैदर करना सीख रहे हैं। मेजरिंग मतलब मापन। मेजर करने का मतलब ही है माप रहे हैं आप चीजों को। भाई कई बार आपको जरूरत पड़ेगी ना चीजों का कंक्लूजन निकालने तक, आपको कुछ चीजें मापना भी आना चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो सकता है, द लर्नर विल यूज टेक्नोलॉजी टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ टॉय ट्रक। ये जो टॉय ट्रक होती है, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे वो क्या कर पाए, सॉरी, टॉय ट्रक की स्पीड को माप पाए। इसको भी हटा देते हैं, वो ये देख पाए, वो ये माप पाए कि अच्छा मैं घर से ना, मेरा स्कूल है, जैसे मैं करती थी बचपन में, आई थिंक 10 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का याद है मुझे, तो 4 किलोमीटर मान लीजिए एक तरफ से जाना है, तो वो मैंने 6 मिनट में कर दिया एक दिन, ठीक, साइकिल से ऑब्वियसली, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बट ठीक है, मैंने मेजर कर लिया, मेरे मन में आया कि कितनी मिनट लगती है, देख लूं एक बार, तो वो क्या है, 4 किलोमीटर 6 मिनट्स में जा सकते हैं, ये मैंने मेजर कर लिया, ठीक। क्या लगा इसमें? ऑब्जर्वेशन भी लगी, है ना, क्लियर बात है। तो ये इस तरीके की चीजें मापन में आएंगी। ये आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चे, किसी बच्चे के पिताजी आ रहे हैं कहीं ट्रेन से या फ्लाइट से, तो वो कब चली और कब पहुंची, इसके बीच में अंतर कितना है, उसको वो माप सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मतलब बेसिकली उसके अंदर मापन की स्किल जागे, वो यूनिट्स में मेजर भी करना सीख पाए चीजों को, इसी को हम मेजरिंग कह रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसको भी विकसित करना है आपको बच्चे में, ताकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव या तर्कपूर्ण भी बने, उसके अंदर लॉजिक भी आए। कम्युनिकेटिंग यानी संप्रेषित कर पाए अपनी बात को, कम्युनिकेट कर पाए, संप्रेषित कर पाए। अब जो एक्सपेरिमेंट उसने किया, जो ऑब्जर्वेशन उसने की, जो क्लासिफिकेशन उसने किया, जो मेजरिंग उसने की, उसको अगर वो डिस्कस ना कर पाया तो नॉलेज का विस्तार कैसे होगा? अगर मैं ये सिर्फ पढ़ के छोड़ देती या सिर्फ पेपर देके सीटेट निकल गया, बात खत्म, और कभी आप लोगों के साथ डिस्कशन ना होता, शेयरिंग ना होती, तो शायद हम लोग आज यहाँ ना खड़े होते, लाखों लोगों का एग्जाम नहीं निकलता सीटेट का, है ना, लाखों लोगों को पेडागोजी में आगे मदद ना मिलती, केवीएस से लेकर के और बाकी जगह पर। तो डिस्कशन जरूरी है और शेयरिंग जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक। द लर्नर विल डिस्कस पॉसिबल एरर्स विद अदर क्लासमेट्स। जो गलतियां हुई हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा सफलताएं ही डिस्कस की जाती हैं, है ना। जो गलतियों से आपने सीखा है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ गलतियां हुई थी, एक सक्सेसफुल हो गया तो उसके साथ साथ उसने एरर्स को भी क्या किया, डिस्कस किया।
तो डिस्कशन या कम्युनिकेशन जरूरी है किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर, किसी भी एक घटना या भी। तो आप क्लासरूम में डिस्कशन को बढ़ावा देते हैं, आप चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसा आपने थ्रू आउट ईवीएस की टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी समरी को पढ़ते हुए देखा होगा कि बच्चों के ग्रुप डिस्कशंस को, तभी तो एनसीएफ भी कह रहा है ना, आप क्या कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे। आप बेसिकली पीयर लर्निंग, एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को साथी समूह में सीखना, जो उनकी एज के बच्चे हैं उनके साथ अगर डिस्कशन नहीं होगा तो नॉलेज का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव, ये सब बहुत अच्छी बात है कि बच्चा एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे का सहयोग करके सीखे, अपनी बात को संप्रेषित करना वो सीख जाए, सिर्फ अपने तक ही ना रखे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रोसेस स्किल नंबर 5, इनफरिंग। इनफरिंग का मतलब क्या है? निष्कर्ष निकालना। आपने अनुमान, एक तरीके का आपने अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अनुमान भी इसको कहना सही नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट स्किल में कंफ्यूजन हो जाएगी। बारिश आ गई क्या? यस, बहुत बढ़िया। वैसे इतनी ठंड है और बारिश आ गई, कोई बात नहीं। खैर देखिए, लेट्स लर्न माय स्पिरिट। बहुत बढ़िया। इनफरिंग यानी निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना। निष्कर्ष क्या निकला? आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली उससे निकल के हाथ में क्या आया, ये भी तो आपको जानना जरूरी है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फॉर एग्जाम्पल, द लर्नर विल राइट अ कंक्लूजन। उसने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट रन किया, इन द एंड ऑफ ईच इन्वेस्टिगेशन उसको जानने को कहा गया था कि देखो कौन से पौधे जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अपने एनवायरमेंट में उसको आपने देखने को कहा हो। उसके बाद उससे कंक्लूड कराएंगे कि अच्छा तुम्हें क्या समझ आया इस घटना को देखते हुए, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तुमको क्या लगा, तो निष्कर्ष निकलवाएंगे आप। ठीक, इसी को हम इन्फरिंग कहते हैं। अपने दिमाग में आपकी जो इंटरप्रिटेशन है किसी चीज को लेकर के, आपने क्या इंटरप्रेट किया, आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, है ना। ऐसा हो सकता है कई बार आपको गलतफहमियां होती हो जीवन में और आप किसी से डिस्कशन करते हो परिवार में और आपका कंक्लूजन कुछ और निकल आता हो। तो फाइनल जितना भी आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, आपने फिर क्लासिफाई किया उसको इस कैटेगरी में, ये तो इसने गलत किया, है ना। फिर आपने और चीजें की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, बात की, देन आप अनुमान लगा रहे हैं लास्ट में, या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं आपकी जो इंटरप्रिटेशन निकली है। फाइनली आप कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब हो गया। लास्ट पॉइंट है, लास्ट प्रोसेस स्किल है प्रिडिक्टिंग। प्रिडिक्टिंग का मतलब क्या है? अनुमान लगाना। देखो, ये हाइपोथेसिस क्रिएट करने में, परिकल्पना को बनाने में ये सारे स्टेप्स शामिल थे। परिकल्पना का मतलब ये नहीं बस मान लिया और हो गया, इसमें बहुत सारे एविडेंस लगते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस या परिकल्पना, ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो हाइपोथेसिस की यदि बात की जाए तो प्रिडिक्टिंग का इसमें यूज होता है, अनुमान लगाने का, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। द लर्नर विल प्रिडिक्ट व्हाट इज अ बॉक्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस यूजिंग द सेंस ऑफ टच। आप इसमें अनुमान लगाते हैं, है ना। आप अनुमान लगाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, अपनी पुरानी समझ के आधार पे, या अपने सेंसेस के आधार पे आपने अनुमान लगाया। दिस इज प्रिडिक्टिंग, ठीक, जिसको आप रीडिंग में भी यूज करते हैं। तो दीज वर दी प्रोसेस स्किल्स, these were the 6 process skills: observing, classifying, measuring, communicating, inferring और predicting। यानी अवलोकन करते हैं आप, वर्गीकरण करते हैं, जरूरी नहीं है स्टेप में ही हो, अवलोकन करते हैं आप, वर्गीकरण करते हैं, मापन करते हैं, संप्रेषण, डिस्कशन होगा, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना। ये सारी चीजें बच्चों में आपको डेवलप करानी है, जरूरी नहीं है स्टेप बाय स्टेप ही हो। अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग स्किल को डेवलप कराने की या प्रोसेस स्किल को डेवलप कराने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होगी, ये बेसिक बात है, सभी को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो शेयर करके बाकी लोगों को भी समझा दो, है ना। खैर, अब हम चलते हैं जहां से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं, हर साल आते हैं। थीम्स ऑफ ईवीएस, ईवीएस की थीम्स, इनको हिंदी में जो भी कहते हो आपको एज इट इज याद रखना है। कितनी थीम्स हैं, कितनी ब्रॉड थीम्स हैं। अगर कोई पूछे आपसे कितनी बड़ी, मुख्य जिनको हम कहेंगे, ब्रॉड थीम्स कितनी है ईवीएस के अंदर, ब्रॉड थीम्स कितनी है? ब्रॉड थीम्स है आपकी 6। कितनी टोटल? 6। कितनी है? 6। ठीक, हाँ, बारिश के कारण बफरिंग तो नहीं हो रही है, ये देख लेना बस। ठीक है, टोटल ब्रॉड जो थीम्स हैं वो है 6। आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इस पॉइंट को, इस टॉपिक को लोग हल्के में लेते हैं और 1 नंबर खोते हैं, 2 नंबर खोते हैं, कई बार 3 नंबर की भी आ जाती हैं ये। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिन्होंने लेक्चर करते हैं बहुत खुशी की बात है।
फैमिली एंड फ्रेंड्स, बच्चे का जन्म कहाँ होगा? देखो, इनके अराउंड, इन 6 थीम्स के अराउंड पूरा सिलेबस बनाया जाता है। सिलेबस में चैप्टर की जगह थीम्स हैं ईवीएस में, जिससे इंटरकनेक्टेड नॉलेज बच्चे की अपने एनवायरमेंट को लेकर के कनेक्टेड नॉलेज बने, ठीक है, डेवलप हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार। पहले जन्म होगा कहाँ जाएगा? पड़ोसी के पास के परिवार के पास? पहले परिवार, है ना? पहले परिवार, बाद में दुनिया घूमना शुरू करेगा ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी सबसे पहले उसका जन्म होता है, वो परिवार में होता है बच्चा, ठीक, कोई भी इंडिविजुअल। फैमिली एंड फ्रेंड्स की समझ उसकी डेवलप होनी चाहिए। ये आपका पहला स्किल है, जो पहला थीम है कि परिवार और दोस्त जो आसपास का उसका माहौल है उनसे वो जुड़ पाए। ये पहली थीम हुई ईवीएस की। दूसरी थीम, मतलब इससे रिलेटेड चैप्टर्स डाले गए हैं। अगर आप देखेंगे फैमिली का टाइप है, फैमिली का भी टाइप बताए हुए हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, फलाना फैमिली, और कैसे लोग फैमिली के साथ मूव करते हैं एक दूसरे। आपने अगर ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ी तो आप ये सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। अगर आप ढक्कन नहीं है तो जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। अजय नाथावत कह रहे हैं बिग फैन ऑफ यू, प्लीज इसे ऐसे ही क्लासेस लेते रहिएगा। तनु शर्मा भी आपकी क्लासेस 1 मंथ से ले रही हैं, बहुत बढ़िया, नाम ले लिया जी आप दोनों का ही, थैंक यू सो मच। क्लासेस तो चलती रहेंगे, देखो साल भर चलती हैं। देखो एक बार, इवन मेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्लासेस की छुट्टी भी हुई है सीटेट की क्लासेस के लिए। परिवार और दोस्त, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में चैप्टर्स हैं। बच्चे खेलने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वहां पे भी कुछ सीख रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं कबड्डी के, इसके उसके। फिर दूसरा थीम्स है, जो दूसरा थीम है वो है फूड, यानी खाना, भोजन। इन्हीं 6 थीम्स पे पूरा सिलेबस बेस्ड है आपका, चैप्टर वाइज की जगह थीम बेस्ड है। खाना या भोजन, इनको जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना कम है। ये फाइनल रिवीजन है, भोजन। भाई अब आपका परिवार में जन्म हो गया, आप परिवार में हैं, दोस्तों में खेल भी लिए, खाना भी तो चाहिए खाने को। तो परिवार के जस्ट बाद फूड, खाना आएगा। फैमिली, फिर खाना भी चाहिए, फूड, फिर पानी भी तो पियोगे खाने के बाद। तो तीसरा क्या हो गया? वाटर, यानी जल। तो आपने देखा होगा पानी के प्रति भी चैप्टर्स दिए हुए हैं कि कैसे घाटीसर लेक्स का जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में 3rd to 5th की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये बताया गया है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे जरूरी है, टांका कैसे बनाया जाता है, टैंक जिसको हम कह रहे हैं, जल की भी बातें हुई हैं, ठीक, बारिश कुछ जगह पे कम कैसे होती है, सारी बातें हुई हैं। तो पहले परिवार, फिर खाना खाओगे, पानी भी पियोगे, फिर रहने को भी तो कुछ चाहिए, पानी खाना से तो चलेगा नहीं, आपको शेल्टर चाहिए, यानी आवास। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? आवास। अब आप कहीं रहोगे भी, भाई जिसका जैसा हिसाब है वो वैसे रहेगा, चाहे कोई झोपड़ी में रहे, चाहे वो कोई कहीं और रहे। फिर है ट्रैवल। ट्रैवल का सिंपल सा मतलब है आपको क्या करना है? घूमना फिरना है। आपको करना है घूमना फिरना है। ऐसा तो है नहीं आप पेड़ तो है नहीं, वो जो शकुंतला मूवी आई थी वहां से आप ये एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हो कि हम पेड़ नहीं है जो एक जगह पर टिके रहे, हम ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो आप घूम सकते हो। थिंग्स वी मेक एंड डू, अब आपको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करोगे अगर दुनिया में रहोगे तो, या सिर्फ खाओगे पियोगे पानी पियोगे रहोगे और सो जाओगे और घूम लोगे, है ना? तो ये 6 थीम्स है, इनको याद करने का सिंपल तरीका है, आपका जन्म हुआ, पहले परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा, फिर आपको खाना भी चाहिए, फूड, फिर आपको पानी चाहिए, वाटर, फिर आपको घूमना, शेल्टर भी चाहिए रहने के लिए, तो शेल्टर यानी आवास, फिर आपको घूमना है, ट्रेवल, और फिर कुछ काम तो करोगे ना। इसीलिए तो यहाँ पे हम सब जुड़े हुए हैं कि नौकरी लगे, भाई कुछ काम हिलना मिले, शादी वादी जब करेंगे पहले नौकरी मिल जाए। जिनकी हो गई है वो सोच रहे हैं कि ठीक है कुछ काम तो कर ले, अब घूम लिए फिर लिया, पानी पी लिया, खा लिया, सब कर लिया, अब ये काम भी कर लेते हैं, है ना? तो 6 थीम्स, ये याद कराने के तरीके हैं, ये ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है किसी किताब में, कभी दिल पे ले लो। देखो 6 थीम्स, पहला फैमिली, जल्दी से बोलो, जोर जोर से चिल्ला के, घर में बोलो, मम्मी को पकड़ के, मम्मी पहला थीम फैमिली, है ना? फैमिली, परिवार है पहला थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स सब चाहिए, ठीक। इसके आसपास अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज जुटाई होगी तो आपको पेपर में हेल्प करेगी। फिर खाना भी चाहिए आपको, है ना? आधे लोग तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जी रहे हैं वो, ठीक। तो फूड, स्ट्रेस हो तो खाने लगते हैं, भूख ना हो तब भी खाने लगते हैं, ठीक। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर फूड, फिर पानी भी चाहिए। 3rd थीम हो गई वाटर, ठीक है बात। 4th क्या है भाई? शेल्टर भी तो चाहिए, तो आवास भी चाहिए आपको। फिर है 5th ट्रैवल, घूमना फिरना भी है, एक जगह पे थोड़ी टिके रहेंगे, साइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, और मन करे तो प्राइवेट जेट भी चाहिए, है ना? ये ज्यादा नहीं हो गया है? देखो एक बार, फिर थिंग्स वी मेक एंड डू में मैंने ये थोड़ा सा अलग सा एग्जांपल इसीलिए डाला है कि एक तो हम हर एक प्रोफेशन को क्या कर पाए, रिस्पेक्ट कर पाए, दूसरा पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना? समझ पा रहे होंगे जो लोग समझ रहे होंगे, मम्मी मारेंगी, कोई बात नहीं, पिट लेना, है ना? याद रहेंगी फिर थीम, मम्मी आपको बताएंगी कि जिसके लिए तो मैं पीटा था, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया ना तो देखना। तो ये 6 थीम्स हैं। कौन सी 6 थीम्स हैं? पहले फैमिली यानी परिवार,
फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसमें दोस्त भी आ गए। फूड खाना चाहिए, फिर पानी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ट्रैवल करना है और कुछ काम भी करना है ना, जैसे जो भी मन करे वो कर लीजिएगा। सब थीम्स ऑफ ईवीएस, ईवीएस की अब कुछ सब थीम्स हैं। वो 6 ब्रॉड थीम्स थी, 6 ब्रॉड थीम्स थी। ब्रॉड थीम 6 हैं सिर्फ, अब सब थीम है, जैसे दो थीम्स की सब थीम है। पकौड़ा बेचेंगे, हाँ यही करोगे, पेपर नहीं दोगे तो ठीक से फिर बुरी लगती हैं बातें आपको लोगों की। देखिए एक बार, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, खैर उसमें भी नुकसान नहीं है, अगर आप समझदार और स्मार्ट इंसान है तो वो भी बहुत तरीके से कर सकते हैं आज की डेट में। बट जब आपने पढ़ाई लिखाई की है, शिक्षक बनने की ट्रेनिंग की है, तो पकौड़ा बेचने के लिए तो नहीं की होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, है ना। तो आपकी इच्छा थी कि आप शिक्षक बन जाए, तो वही बने तो अच्छा है फिर, या शौक है तो बन जाइए। फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार एवं दोस्त, ये पहला थीम है, जिसके कुछ सब थीम्स हैं, जिसके 4 सब थीम हैं, मतलब इन थीम्स के भी कुछ सब थीम्स हैं। अगर आपको वो 6 थीम्स याद हैं तो आप पेपर में इन चारों को हटा देंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये मेन थीम नहीं है। मेन थीम वही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 है मेन। इनके अलावा सब थीम है। तो ये पेपर में बड़ा तरक्की से पूछा, मतलब तरीके से पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं कैसे आते हैं इससे। रिलेशनशिप्स यानी रिश्तेदारियां, है ना, ये वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं है आपके बाबू सोना वाले, नॉर्मल इसमें सारे रिलेशनशिप्स आते हैं। कई लोगों को आजकल रिलेशनशिप देख के एक ही मतलब समझ आता है, ये आपके सारे रिश्ते हैं इसमें, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, सब। फिर वर्क एंड प्ले भी इसी में है, बच्चा कुछ कुछ काम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे एक साथ, ठीक है बात। फिर है एनिमल्स, एनिमल्स यानी पशु, ये भी आसपास ही है ना, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ही है ना, आसपास कहीं ना कहीं। फिर है 4th प्लांट्स, भाई प्लांट्स भी तो आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है ना। बहुत बढ़िया, वाह हर्ष, पढ़ लेते थोड़ा, शायरी फेंक रहे हो। देखो फिर है प्लांट्स, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, है ना, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। फूड, फूड क्या है देख लीजिए। फूड यानी खाना, भोजन। अब इसकी भी कुछ सब थीम्स है, ज्यादा की नहीं है, बस इन्हीं 2 की है, इन्हीं 2 की है, ठीक है बात, इन्हीं 2 की सब थीम्स है। देखिए, देखो एक बार, फूड में क्या होगा, टेस्टिंग, वो चैप्टर नहीं है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वाला, उसको भी मैं रिवाइज कराऊंगी। टेस्टिंग का मतलब है आप टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं कि कैसे हमारा जो फूड है वो हमारी जीभ के कौन से हिस्से से कौन सा टेस्ट है, उस दिन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इन सब चीजों को समझ के जाना, कभी याद करने के लिए नहीं है, ये पेपर में पूछी जा सकती है। डाइजेस्टिंग, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, एसिडिक, इसमें जूसेस होते हैं, ये डाइजेशन का चैप्टर हो गया। ये फूड के अंदर आएंगे सारे चैप्टर। कुकिंग, कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं किस चीज को, दूध को उबाल करके, धनिया को गीले कपड़े में लपेट करके। फार्मर्स एंड हंगर, इस पे भी वो चैप्टर है ना जो काला हांडी वाला, ठीक। तो ये फूड के हो गए। ये अगर आप नहीं याद कर पाए तो 6 ब्रॉड थीम याद कर लीजिएगा, इनको आप अपने आप हटाना सीख जाओगे, वैसे याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन भी थीम से आते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देख करके बता दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट The broad themes of EVS in the present syllabus? कौन सी एक ब्रॉड थीम नहीं है EVS की, ये बता दीजिए फटाफट से। कौन सी एक ब्रॉड थीम नहीं है EVS की, ये बताने का कष्ट करेंगे आप 1 ही मिनट के अंदर, जल्दी बताइए, आंसर कर लो, बहुत मजे आते हैं कई लोगों को कहती में। बताओ एक बार, वर्क एंड प्ले, कैसे पता लगा, सिंपल है ना, शेल्टर तो था, फूड तो था मेन थीम में, थिंग्स वी मेक एंड डू भी था 6th, लेकिन वर्क एंड प्ले जो था वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में या बाद में आया है, वो किसी का सब थीम है, मेन थीम नहीं है, क्योंकि मेन थीम तो वही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा फूड, फिर वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। 6 के अलावा अगर कोई भी मिल जाए तो वो सब थीम है या थीम नहीं है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो 1 नंबर आ जाएगा। एक ही नहीं लाना, मतलब एक एक करके जोड़ना है। फिर है आपका नेक्स्ट, है ना, सो मत जाना, लाइक शेयर करते रहना, जैसी नींद आए लाइक वाला बटन चेक कर लिया करो हुआ है कि नहीं हुआ है। फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स, पेडागोजी के कुछ पॉइंट्स हैं जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन हर बार। एनसीईआरटी ने कोशिश की है थीम्स के द्वारा बच्चों की डीप यानी गहरी एंड
इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, जो आज से पूछा जाता है पेपर में कि एनसीईआरटी में चैप्टर्स की जगह सिलेबस में थीम्स क्यों दिए हैं, तो आप कहेंगे ताकि बच्चों की थीम्स के अकॉर्डिंग इंटर रिलेटेड जो समझ है वो डीप हो सके, गहन हो सके और इंटर रिलेटेड कनेक्टेड समझ बन सके हर एक थीम की और हर एक थीम से जुड़े टॉपिक्स की, चैप्टर्स की। तो डीप एंड इंटर रिलेटेड समझ बन सके, इसलिए चैप्टर्स की जगह थीम्स दिए हैं। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात। ईच थीम बिगिंस विद अ की क्वेश्चन। जैसे ही थीम शुरू होता है तो आपसे पूछा जाता है, अच्छा आपने खाना तो खाया ही होगा, ये वो, और बच्चों की सूटेबल लैंग्वेज में, फारसी में नहीं, यानी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, आपकी आसान भाषा में। One also needed to tackle the differences of gender, class, culture. अब टीचर को इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिव रहना है, इन अंतरों को डील करना आना चाहिए, संवेदनशील रहना है। कैसे डिफरेंसेस के प्रति, जेंडर यानी लिंग से संबंधित, लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्लास में कल्चर के बेसिस पे या किस क्लास का कौन सा बच्चा है, कौन अमीर है गरीब है, इस बेसिस पे आप आधार ना बनाएं। रिलीजन यानी धर्म के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, और कौन किस लोकेशन से आता है, कौन किस स्टेट से आता है आपकी क्लास में, इसको आप रिस्पेक्ट कर पाए, बजाय कि उनको और बढ़ाने के अंतरों को। आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अपना पाए, आप सेंसिटिव हो पाए हर एक चीज के प्रति। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे बढ़ेंगे। अब इवैल्यूएशन जो जनरली पूछा जा सकता है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए आपके थ्रू आउट द ईयर, जिसमें आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं। किस बेसिस पे? उसको ऑब्जर्व करके, उससे क्वेश्चन पूछ के, उससे कोई ड्राइंग ड्रॉ करा के, कोई डिस्कशन करा के, वो भी ग्रुप्स में। ये वर्ड्स आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी है 100%। ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन पूछ के, डिस्कशन करा के, ड्रॉ करा के, है ना, ग्रुप्स में बिठा के, नरेशंस का, व्याख्यान का यूज करके आप बच्चे को असेस कर सकते हैं सतत रूप से, उसको डरा करके नहीं, एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट में। अब थीम्स से एक और क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था पेडागोजिकल पॉइंट में। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की जगह पर थीम दिए हुए हैं सिलेबस में। इसका रीजन बता दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था इसका रीजन क्या है। अगर आप ना बता पाए तो मम्मी के पास जाइए और कहिए कि मम्मी मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी बनाओ, कॉर्पोरल पनिशमेंट दो। बेशक आरटीई ने बैन कर दिया हो, बट मम्मी को सारा अधिकार है, क्योंकि मेरे से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जो बच्चा सा क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था। श्वेता वर्मा कह रही है, हेलो मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत से टीचर्स के लेक्चर देखती हूँ, लेकिन जितना आपका समझ आता है उतना किसी का नहीं। थैंक यू सो मच श्वेता। बाकी कंपैरिजन ठीक है, आप तो कर ही सकते हैं, आपको कौन बेहतर लगता है ना, कोई बात नहीं। अच्छा लगा हमें, हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं, किसी भी रेस में शामिल नहीं है, ना कभी थे ना कभी होंगे। देखिए, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। क्यों? आखिर क्यों, है ना, पूछता है भारत। देखो एक बार, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चे की एनवायरमेंट की नॉलेज बेहतर हो, या फिर फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। ये बात भी सही लग रही है। थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज एज इजी और मुश्किल इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। चैप्टर कम करने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, टीचर का लोड कम करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है बात। इसी बात पे यदि हम बात करें, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, ऑब्वियसली चैप्टर्स भी इसीलिए होते, लेकिन इसका मुद्दा यह है थीम्स का कि बच्चे के अंदर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आ सके एनवायरमेंट के इश्यूज को लेकर के, इसलिए वो थीम्स के बेसिस पे सीखे, ना कि अलग अलग चैप्टर्स के बेसिस पे।